जय हिंद। आप सभी को स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश जीके को विस्तार से समझेंगे। एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। इस पहली स्लाइड में हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को देख रहे हैं। बिल्कुल। और शुरुआत हम महाजनपद काल से करेंगे। हाँ, इस डेटा को देखकर ही एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे और उनमें से 8 कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कोसल, मल, काशी और चेदी, ये सब वर्तमान यूपी में ही थे। मतलब आधा भारत तो यही था ना। सही कहा आपने। ये क्षेत्र हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है और राजनीतिक सत्ता के साथ साथ ये क्षेत्र धार्मिक उदय की भी जन्मस्थली बना। अच्छा, धार्मिक उदय से आपका मतलब जैन और बौद्ध धर्म से है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 9 तीर्थंकरों का जन्म अकेले अयोध्या में हुआ था। इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी भी शामिल हैं। अरे वाह। और बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था। इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब धर्म और राजनीति दोनों यहाँ विकसित हो रहे थे। और सम्राट हर्षवर्धन ने भी तो अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज कर ली थी ना? हाँ, वो भी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। फिर मध्यकाल में 1504 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। हाँ, स्लाइड में सिक्कों और किले की तस्वीर भी इसी का संदर्भ दे रही है। बिल्कुल। और मुगलों के आने के बाद 1526 के पानीपत युद्ध के बाद परिदृश्य और बदल गया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी और ताजमहल की भव्य वास्तुकला इसी दौर की हैं। एकदम सही। और इन सब के बीच जौनपुर को नहीं भूलना चाहिए। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था और इसे शिराज हिंद का खिताब मिला था। ये ऐतिहासिक नींव वाकई बहुत गहरी है। तो ये स्लाइड यहीं पूरी होती है। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मैप है। 1857 की क्रांति को देखते हुए यूपी के किन केंद्रों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई? 1857 की महान क्रांति की शुरुआत ही 10 मई को मेरठ से हुई थी। अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग नेताओं ने कमान संभाली। जैसे कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, है ना? बिल्कुल। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं। इसके अलावा इलाहाबाद में लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। अच्छा। और 1857 के बाद जो आंदोलन चला उसकी टाइमलाइन भी काफी रोचक है। स्लाइड में 1888 के कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र है। हाँ, वो इलाहाबाद में हुआ था। उसकी खासियत ये थी कि इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। इसके बाद 1916 का लखनऊ समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए थे। हाँ, और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। फिर 1922 का चौरी चौरा कांड भी तो है। सही कहा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके कुछ साल बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ ना? बिल्कुल। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी ने इसे अंजाम दिया। और आखिर में 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ। इतिहास के इन अहम पन्नों को पलटने के बाद अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड भौगोलिक विस्तार और सीमाओं के बारे में है। मैप में इसका आकार बहुत विशाल है, तो क्षेत्रफल क्या है इसका? इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये भारत का लगभग 7.5% हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल। और क्षेत्रफल के मामले में देश में इसका चौथा स्थान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। और अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो? अक्षांश 23 डिग्री 52 एन से 30 डिग्री 24 एन तक है और देशांतर 77 डिग्री 05 ईस्ट से 84 डिग्री 38 ईस्ट तक फैला हुआ है। ये तो हुए ज्यामितीय आंकड़े। पड़ोसी राज्यों की सीमाएं भी तो 8 राज्यों से लगती है ना? जी, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली।
अच्छा, इनमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल के साथ, जो 589 किलोमीटर लंबी है और यूपी के 7 जिले इसे छूते हैं। अरे वाह! और सोनभद्र का भी एक विशिष्ट तथ्य है ना, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों को सोनभद्र छूता है। ये काफी अनोखी बात है। तो भौगोलिक सीमाओं को स्पष्ट करने के बाद आइए अगली स्लाइड की ओर रुख करें। यहाँ जलवायु, ऋतुएं और मिट्टियां हैं। इतने बड़े राज्य में मौसम और मिट्टी में कितनी विविधता होती है? यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है और सबसे कम बरेली में। और वो जो पश्चिमी यूपी में गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें लू कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लू कहते हैं। और वर्षा ऋतु की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, करीब 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम मथुरा में सिर्फ 54.4 सेंटीमीटर। अच्छा, बारिश के इस अंतर का असर मिट्टियों पर भी होता होगा। स्लाइड में भाबर, खादर और बांगर मिट्टियों का वर्गीकरण है। हाँ, हिमालय की तलहटी में भाबर मिट्टी मिलती है। ये कंकरीली पथरीली होती है, जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। और मैदानी इलाकों में खादर और बांगर मिलती हैं, है ना? सही कहा। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो उपजाऊ बाढ़ क्षेत्र में मिलती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ है जो ऊंचे मैदानी भागों में होती है। बुंदेलखंड की मिट्टियां एकदम अलग हैं। हाँ, स्लाइड में लिखा है लाल, परवा, मार, राकर, भोंटा। ये दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त हैं। बिल्कुल। जलवायु और मिट्टी का विषय यहीं पूरा होता है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ मैप में नदियों का जाल है। गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है? गंगा नदी 28 जिलों से बहती है। यह बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। इसकी बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक मिलती हैं। और दाईं ओर से? यमुना, टोन्स और सोन नदियां जुड़ती हैं ना? बिल्कुल। यमुना खुद 19 जिलों से बहती है, सहारनपुर से प्रवेश करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में लिखा है कि ये अवनालिका अपर्दन मतलब बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इटावा क्षेत्र में। हाँ, मिट्टी के कटाव से वहां बीहड़ बन गए हैं। और एक और रोचक बात गोमती नदी की है। ये पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत की फुलर झील से। अच्छा। और प्रमुख झीलों में आगरा का कीठम या सुर सरोवर, गोरखपुर का रामगढ़ ताल और बलिया का सुरहा ताल है। संत कबीर नगर में बखीरा झील है। और भूलिए मत, सोनभद्र का गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अरे वाह! नदियों के इस तंत्र को समझने के बाद आइए अगली स्लाइड पर ध्यान दें। यहाँ बाघ की एक शानदार तस्वीर है। वनस्पति, वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के इकलौते नेशनल पार्क के बारे में क्या जानकारी है? राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है, जो लखीमपुर खीरी में 1977 में बना था। बाघों के लिए 4 टाइगर रिजर्व हैं: दुधवा, पीलीभीत, बिजनौर का अमनगढ़ और चित्रकूट का रानीपुर। और वन्यजीव विहारों में चंदौली का चंद्रप्रभा सबसे पुराना है ना, 1957 का? बिल्कुल। और आकार में हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर। ललितपुर का महावीर स्वामी सबसे छोटा है। पक्षी विहारों में कन्नौज का लाख बहोशी सबसे बड़ा है और उन्नाव का नवाबगंज सबसे पहला था, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं। सही कहा आपने। और इटावा में एक लॉयन सफारी पार्क भी है। लेकिन कुल वनावरण सिर्फ 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 6.15%। वन्य जीवों की इस चर्चा के साथ ये स्लाइड समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पाई चार्ट की ओर ध्यान दें तो कृषि अर्थव्यवस्था में सिंचाई के साधन कैसे बंटे हुए हैं? देखिए, 59.3% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वैज्ञानिक कृषि के लिए इसे 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अच्छा, 9 अलग-अलग जोन। और बाराबंकी और गाजीपुर में अफीम की खेती भी होती है। गाजीपुर में तो सरकारी फैक्ट्री भी है। बिल्कुल। और मथुरा में पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। उत्पादन में यूपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है।
गेहूं, गन्ना, आलू, आम, आंवला और दूध में ये पहले स्थान पर हैं। और चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर। लेकिन ये पाई चार्ट बता रहा है कि सिंचाई में नलकूप यानी ट्यूबवेल्स का हिस्सा 74.9% है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मैदानी इलाकों में भूजल आसानी से मिलता है। उसके बाद नहरें 15.2% हैं। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी और बड़ी नहर प्रणाली है। कृषि का यह महत्वपूर्ण भाग स्पष्ट हुआ। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलेंगे। यह जनगणना 2011 के बारे में है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साक्षरता और लिंगानुपात के आंकड़े क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो भारत का 16.51% है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दशकीय वृद्धि 20.22% रही। लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है ना? बिल्कुल। साक्षरता दर 67.7% है। इसमें पुरुष 77.3% और महिलाएं 57.2% हैं। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है 80.12% और न्यूनतम शरावस्ती में है 46.74%। आबादी का वितरण देखें तो प्रयागराज में सर्वाधिक और महोबा में न्यूनतम जनसंख्या है। सही कहा। और एससी आबादी 20.69% है, जो सीतापुर में सर्वाधिक है, जबकि एसटी आबादी केवल 0.6% है, जो सोनभद्र में सर्वाधिक है। जनगणना की ये आंकड़े काफी रोचक है। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक कथक नर्तकी की छवि है, कला, संस्कृति और लोक नृत्य की स्लाइड। यूपी में बहुत सांस्कृतिक विविधता है ना? हाँ, अगर हम ब्रज क्षेत्र को देखें तो वहाँ छरकुला नृत्य होता है, जिसमें सिर पर 108 दीपकों का पिरामिड रखते हैं। इसके अलावा रासलीला, मयूर नृत्य और झूला भी हैं। लोकगीत रसिया है। अच्छा, और पूर्वांचल में? पूर्वांचल में धोबिया, नटवरी, कटघोरवा नृत्य होते हैं। वहाँ के लोकगीत बिरहा और कजरी हैं, विशेषकर मिर्जापुर और वाराणसी के। और बुंदेलखंड में? राय या मयूर नृत्य, पाईडंडा जो डांडिया के समान होता है, और धुरिया कार्तिक नृत्य हैं। लोकगीत आला है, जिसमें वीर रस होता है। बिल्कुल। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसके लखनऊ और वाराणसी घराने मशहूर हैं। हाँ, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी जैसे महान कलाकार। अमीर खुसरो का भी तो बहुत बड़ा योगदान है। सही कहा, उनका जन्म 1253 में पटियाली कासगंज में हुआ था। वे खड़ी बोली हिंदी, सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। संस्कृति की इस गहराई को जानने के बाद अब मेलों और त्योहारों वाली अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रतिवर्ष 2250 मेले, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। प्रमुख मेलों की क्या खासियत है? हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर में 80 और हमीरपुर में 79 लगते हैं। और कुंभ मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज में हर 12 साल में कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। बिल्कुल। और 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। मेरठ का नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और आगरा का बटेश्वर जो ऊंट और पशु मेला है, और बलिया का दादरी मेला, ये भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। सही कहा। बाराबंकी का देवा शरीफ मेला सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। लठमार होली भी तो बहुत मशहूर है। फाल्गुन महीने में बरसाना और नंदगांव में होती है, और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला और वृंदावन में हरिदास जयंती भी है। बिल्कुल। मेलों की ये जीवंत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन। स्मारकों में यूनेस्को विश्व धरोहर और बौद्ध तीर्थ स्थलों का क्या महत्व है? यूनेस्को विश्व धरोहर में 3 स्थल हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। इन्हें 1983 और 1986 में शामिल किया गया था। बौद्ध तीर्थ स्थलों में कुशीनगर का जिक्र है, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और रामभर स्तूत है। हाँ, और श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए थे, जेतवन विहार में। स्थापत्य के अन्य स्मारकों में बांदा का कालिंजर किला है। 1545 में वहां बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, है ना? एकदम सही। और जौनपुर की अटाला मस्जिद 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। लखनऊ में 1784 में नवाब आसिफुद्दौला ने रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। कानपुर का भीतरगांव मंदिर भी गुप्तकालीन पकी ईंटों का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल।
स्मारकों के इस भ्रमण के बाद प्रशासनिक ढांचे की अगली स्लाइड देखते हैं। राज्य का आकार इतना विशाल है, इसका विधायी ढांचा कैसे काम करता है? देखिए, इसमें 75 जिले और 18 मंडल हैं। 18वां नया मंडल अलीगढ़ है, जो 2008 में बना। कुछ जिलों के मुख्यालय उनके नाम से अलग भी तो है ना, जैसे अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा और कौशाम्बी का मंझनपुर। सही कहा। और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और संसद में भी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यूपी का ही है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। बिल्कुल। न्यायपालिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो 1866 में बना, एशिया का सबसे बड़ा है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ऐतिहासिक प्रथम राजनेताओं में प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के बाद अगली स्लाइड में शिक्षा और संस्थानों को देखते हैं। पुराने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बारे में क्या जानकारी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था और ये सबसे पुराना है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने की थी, है ना? बिल्कुल। और एएमयू 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित हुआ। प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में लखनऊ में आईआईएसआर गन्ने पर, सीडीआरआई औषधि पर और एनबीआरआई वनस्पति पर काम करता है। हाँ, और कानपुर में दलहन के लिए आईआईपीआर है। बरेली के इज्जतनगर में पशु चिकित्सा के लिए आईवीआरआई है। साहित्यिक धरोहर में वाराणसी का बहुत बड़ा नाम है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म लमही में हुआ, भारतेंदु हरीशचंद्र और जयशंकर प्रसाद की ये जन्मस्थली है। सही कहा आपने। शिक्षा के क्षेत्र की इस जानकारी के साथ अब परिवहन और संचार वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और पहले हवाई डाक का तथ्य बड़ा रोचक है। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल 340.8 किलोमीटर, आगरा लखनऊ 302 किलोमीटर और यमुना 165 किलोमीटर प्रमुख हैं। और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर होगा, वो सबसे लंबा होगा ना? बिल्कुल। रेलवे में भी 2 जोनों का मुख्यालय यहाँ है, प्रयागराज में एनसीआर और गोरखपुर में एनईआर। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और निर्माणाधीन जेवर। संचार का तथ्य तो बहुत ही खास है कि 1911 में प्रथम हवाई डाक प्रयागराज से नैनी के बीच उड़ी थी। एकदम सही। परिवहन के इस नेटवर्क को समझने के बाद अगली स्लाइड में अर्थव्यवस्था को देखते हैं। प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्रों का क्या योगदान है? महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे ज्यादा आय तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र से आती है और रोजगार प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र से मिलता है। औद्योगिक हब में नोएडा आईटी के लिए और कानपुर सूती वस्त्र और चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हाँ, और फूलपुर आंवला में उर्वरक कारखाने हैं। कृत्रिम रबर का कारखाना मोदीनगर में है। विशिष्ट नगरों में मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों या सुहाग नगरी के नाम से और कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। बिल्कुल। और रेलवे निर्माण में लालगंज रायबरेली का रेल डिब्बा कारखाना और वाराणसी मडवाड़ी का डीएलडब्ल्यू बहुत अहम है। उद्योगों की इस जानकारी के बाद अगली स्लाइड में ओडीओपी योजना पर चर्चा करते हैं। 2018 की इस एक जिला एक उत्पाद योजना में किन जिलों को क्या पहचान मिली है? इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को भी थी। वस्त्र और कढ़ाई में लखनऊ की चिकनकारी और जरदोसी, वाराणसी की रेशम साड़ियाँ और भदोही का कालीन प्रसिद्ध है। चमड़ा और लकड़ी में आगरा और कानपुर चमड़े के लिए और सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। मृदा कला में आजमगढ़ के निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन और गोरखपुर का टेराकोटा है। और विविध में मेरठ खेल के सामान खासकर क्रिकेट बैट के लिए मशहूर है। सिद्धार्थनगर को काले नमक चावल के लिए चुना गया है, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। सही कहा आपने। शिल्पकला की इस अद्भुत पहचान के बाद आइए अगली स्लाइड में ऊर्जा संसाधनों को देखते हैं।
ताप विद्युत और परमाणु संयंत्र के बारे में क्या है? परमाणु ऊर्जा के लिए नरोरा बुलंदशहर में राज्य का एकमात्र केंद्र है जो 1991-92 में बना। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 1983 में नीडा की स्थापना हुई। ताप विद्युत में अनपरा, ओबरा सोनभद्र में, पंकी कानपुर में और परीक्षा झांसी में है। बिल्कुल। और सबसे पुराना हरदुआगंज अलीगढ़ में है जो 1942 में बना था। एनटीपीसी के 7 संयंत्र हैं जैसे सिंगरौली, दादरी आदि। जल विद्युत में रिहंद परियोजना पिपरी सोनभद्र में है जो राज्य की सबसे बड़ी है। ऊर्जा के इन स्रोतों को स्पष्ट करने के बाद अब अगली स्लाइड में खनिज संपदा पर नजर डालते हैं। विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कौन से खनिज हैं? यूपी निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है खनिजों में। मुख्य भंडार विंध्य और बुंदेलखंड में ही हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र के चुर्क व डल्ला सीमेंट में काम आता है। सिंगरौली का कोयला ओबरा ताप विद्युत में और बांदा या चंदौली का बॉक्साइट रेणुकूट के हिंडाल्को में इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही। और बहुत सीमित खनिजों में यूरेनियम और तांबा पूरे राज्य में केवल ललितपुर में पाए जाते हैं। कांच बालू या सिलिका सैंड नैनी और बांदा में मिलती है जिसमें यूपी अग्रणी है। डायस्पोर उत्पादन में भी यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है, महोबा और ललितपुर में। बिल्कुल। खनिजों के इस विवरण के बाद अब प्रमुख सरकारी योजनाओं वाली अगली स्लाइड देखते हैं। कन्या सुमंगला और अभ्युदय योजना का विवरण क्या है? कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं के जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, नीट की मुफ्त कोचिंग मिलती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में पारंपरिक कारीगरों को 6 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण और टूलकिट मिलता है। और मातृभूमि योजना क्या है? इसमें प्रवासी भारतीय अपने गांव में स्कूल या अस्पताल बना सकते हैं जिसका 60% खर्च सरकार देगी। स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी के 10 शहरों का विकास हो रहा है और अंबेडकर रोजगार योजना ग्रामीण SC/ST नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देती है। योजनाओं की इस लाभकारी जानकारी के बाद अब हम आज की अपनी अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज और राज्य के विविध सामान्य ज्ञान को संक्षेप में समझें। पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया। बलवंत राय मेहता समिति पर त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। नामकरण का इतिहास भी दिलचस्प है। 1836 में उत्तर पश्चिम, 1877 में आगरा अवध, 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। सही कहा। और विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ जब 13 जिले अलग कर उत्तरांचल बना। राजकीय प्रतीक में पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस, पुष्प पलाश या टेसू और वृक्ष अशोक है। इस अंतिम स्लाइड के साथ ही हमारा ये विस्तृत विश्लेषण पूरा होता है। स्रोत सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि प्राचीन महाजनपदों से लेकर आधुनिक एक्सप्रेसवे और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक के विकास का एक जीता जागता प्रमाण है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सोचने वाली बात है कि जो राज्य कृषि में इतने सारे उत्पादों गेहूं, गन्ना, आलू में नंबर 1 है और जिसकी अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर है, वहाँ की इस समृद्ध भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता ने इसकी वर्तमान विकास यात्रा की नींव को कितना मजबूत किया है। छात्रों को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या इतिहास और भूगोल का यही मेल राज्य के भविष्य की नीतियां तय करता है।